नमस्ते फ्रेंड्स। हमारा मूल अधिकार चल रहा था और मूल अधिकार में हमने अनुच्छेद 25 तक देख लिया है। अब हमारा अनुच्छेद 28 तक देख लिया है। अब अनुच्छेद 29 से स्टार्ट करते हैं। तो आज देखते हैं मूल अधिकार में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इससे पहले कि दोस्तों आप अपने छोटे भाई बहन जो भी है पढ़ने वाले उनको वीडियो शेयर करो ताकि सब्सक्राइब बढ़े, और सब्सक्राइब बढ़े तो आगे से अच्छा करने का मन करे, तो अच्छा बनाया जाए। और फ्री में यहाँ सभी मटेरियल मिलेगा पढ़ने के लिए, तो अपने दोस्तों व रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों। करते हैं शुरुआत आज के एपिसोड की। यानी आज हम देखेंगे मूल अधिकार में अनुच्छेद 29 से लगा के 35 तक। तो अनुच्छेद 29 व 30 देख लेते हैं जो कि संस्कृति व शिक्षा संबंधित है। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। जो कि अनुच्छेद 29 व 30 में है। अनुच्छेद 29 से 30 यानी हमारे संस्कृति के बारे में और शिक्षा के बारे में जो भी अधिकार है वो इसमें दिए हुए हैं। तो अनुच्छेद 29 जो कि हम देखते हैं अल्पसंख्यक वर्ग, यानी देखते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक किसे कहा गया है। यानी कि भारत में देखिए जैसे कि हिंदू सर्वाधिक है तो ये बहुसंख्यक हो गए, और जैसे मुस्लिम है तो अल्पसंख्यक, लेकिन हमें राज्य के आधार पर नहीं बांटा गया है, यानी पूरे देश के आधार पर बांटा गया है। तो हम देखते हैं कि मुस्लिम जम्मू कश्मीर में मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम ज़्यादा है और वहाँ हिंदू कम है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ मुस्लिम ज़्यादा है तो वहाँ मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, वहाँ अल्पसंख्यक ही गिना जाता है, मुस्लिम को भी अल्पसंख्यक गिना, यानी राज्य के आधार पर ना कि पूरे देश के आधार पर है। देश के आधार पर बोलो, यानी देश के आधार पर जो भी जहाँ भी क्षेत्र में जिस समाज से वो है, कुल से है, उनका अल्पसंख्यक है, उसी अल्पसंख्यक है। जैसे हमारे मुस्लिम अल्पसंख्यक है, जैसे पारसी जैन, इनको सबको अल्पसंख्यक है। सिख, जैसे सिख देखें हम पंजाब के अंदर सिख ज़्यादा है, लेकिन सिखों का बाहुल्य है लेकिन वहाँ भी अल्पसंख्यक गिना जाता है, क्योंकि इसे पर्टिकुलर राज्य के आधार पर नहीं है, पूरे देश के आधार पर है। तो ये पर्टिकुलर स्थान पे नहीं गिना जाता, ये पूरे देश के आधार पर। तब इनको अलग अलग कैटेगरी वाइज इनको अलग अलग बांट दिया। तो जैसे कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश में देखिए बौद्ध धर्म की ज़्यादा है, वहाँ बौद्ध वालों के नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर स्थान के आधार पे ना देखिए पूरे देश के आधार, तो देश के अंदर देखें तो हिंदू सर्वाधिक है तो हिंदू को ही माना जाता है। वैसे ही बोली, जैसे कि भाषा के आधार, यानी भाषा हमारी हिंदी सर्वाधिक बोली जाती है, लेकिन किसी स्थान पे जैसे पंजाबी ले लो, वहाँ पंजाबी बोली जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी को अल्पसंख्यक कहा जाएगा, हिंदी को बहुल्य क्षेत्र कहा जाएगा, क्योंकि पूरे देश के आधार पर है। तो हम देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है आगे, प्रावधान क्या क्या किए हैं। तो अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। 29 में अनुच्छेद 29, तो अनुच्छेद 29 से अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण में अल्पसंख्यक के हितों के बारे में क्या कहा गया। अल्पसंख्यक हितों के बारे में संरक्षण। तो अल्पसंख्यक हितों के बारे में संरक्षण जो कि नागरिकों को भाषा व लिपि संस्कृति के को बचाए रखने के लिए ये हमारा मूल अधिकार है। यानी नागरिकों को, यानी सभी के लिए है ये अनुच्छेद 29। नागरिकों को अपने हितों के लिए
प्रत्येक नागरिक है ये, प्रत्येक नागरिक को अपने हितों के लिए भाषा संस्कृति को बचाए रखने के लिए भाषा, लिपि, संस्कृति को बचाए रखने के लिए मूलाधिकार है। मूलाधिकार है कि ऐसे नहीं कहा जा सकता कहीं हम देखें, कई भाषा के आधार पर क्या जहाँ भाषा, जैसे कि हम देखेंगे पंजाब के अंदर पंजाबी भाषा ज़्यादा बोली जाती है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदुओं को भाषा के आधार पर इनको वहाँ यहाँ हिंदी बोलने वाले कम है तो भाषा के आधार पर इनको इनका अधिकार ना मिले, ये नहीं हो सकता। और लिपि के आधार पर नहीं हो सकता। संस्कृति यानी हमारा कल्चर अलग अलग है, हम सारों का कल्चर अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि वहाँ बाहुल्य क्षेत्र वाले कल्चर वाले रह रही हैं तो उनका भी मूलाधिकार नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ये अनुच्छेद 29 में दिया हुआ है मूलाधिकार। और अनुच्छेद 29 के 2 में दिया हुआ है शिक्षा के बारे में। अनुच्छेद 29(2) शिक्षा के बारे में है ये। यानी शिक्षा के बारे में है कि किसी स्थान पे यानी कि वहाँ अल्पसंख्यक ऐसा नहीं है कि उनको वहाँ शिक्षा में उनको अधिकार ना मिले, यानी शिक्षा में प्रवेश ना मिले। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वहाँ बाहुल्य क्षेत्र वाले उनको शिक्षा नहीं दे सकते, शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन प्राइवेट ऐसे नहीं है, प्राइवेट क्षेत्र में कोई भी ये सरकार की तरफ से रूल है। लेकिन क्या प्राइवेट जैसे प्राइवेट स्कूल हो वहाँ से उनका कोई प्रावधान रखा गया होगी, इतने % वालों को यहाँ प्रवेश दिया जाता है, इतने से कम वालों को प्रवेश नहीं दिया जाता। वो चीज़ वहाँ लागू नहीं होती, ये यहाँ लागू नहीं होती। लेकिन किसी सरकारी संस्था हो जहाँ उसको यानी शिक्षा उसको कल्चर या भाषा के आधार पर कि ये बातचीत यानी कम भाषा बोलने वालों का क्षेत्र हो, वहाँ वो अधिकार वो उनसे अधिकार नहीं छीन सकते। ये शिक्षा के बारे में कहा गया है। शिक्षा क्षेत्र ने यानी धर्म लिपि को बनाए रखने के लिए धर्म लिपि को बनाए रखने के लिए उसे पूरा अधिकार है कि वो न्यायालय में जा सकता है कि अपने अधिकारों की मांग के लिए उसे पूरे अधिकार है कि उसे अगर शिक्षा से वंचित कर रहे हैं यानी शिक्षा में प्रवेश से वंचित कर रहे हैं, शिक्षा में प्रवेश में वंचित कर रहे हैं तो उसे वो वंचित नहीं कर सकते, वंचित कर रहे हैं तो ये अधिकार ये अनुच्छेद 29(2) देता है इसको। वंचित कर रहे हैं तो ये उनका मूल अधिकार है कि ये अपना अधिकार ले सकते हैं, ये इसमें दिया हुआ है। और अनुच्छेद 30 जो कि अनुच्छेद 30 जो कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना यानी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना यानी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कहीं भी स्थापना कर सकते हैं। ये नहीं है कि यहाँ इस जाति से कम है, इस कल्चर से कम है तो ये यहाँ स्थापना नहीं कर सकते, ये रोक नहीं लगा सकते। ये इसमें अनुच्छेद 30 में दिया हुआ है।
यानी अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति अल्पसंख्यक नागरिक है, क्योंकि ये अनुच्छेद 29 केवल भारतीयों के लिए है, ना कि औरों के लिए। ये नागरिक है यहाँ। अब अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिक को अपने अपने भाषा व कल्चर के आधार पर यहाँ शिक्षण संस्थान यानी संस्था खोल सकते हैं, शिक्षा के का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये इनकी रोक नहीं लगा सकते। शिक्षा को बचाने के लिए अपना अधिकार प्रस्तुत कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 30 में दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 29 जो कि अल्पसंख्यक समझ गए। अल्पसंख्यक वो होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर स्थान, जहाँ ऐसे देखें कि हमारे यहाँ हिंदू ज़्यादा है, मुस्लिमों का यानी 10% मुस्लिम है, तो ये वो मुस्लिम अल्पसंख्यक आगे, और सब ज़्यादा हिंदू है तो वो बहुल्य आगे। तो अल्पसंख्यक वो यानी अल्पसंख्यक हितों के बारे में संरक्षण है अनुच्छेद 29। और तो प्रत्येक नागरिकों को अपने हितों के भाषा व लिपि संस्कृति को बचाए रखने के लिए उनका पूर्ण मूलाधिकार है कि वो अपने यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि भाषा कोई भी क्षेत्र पर, ये अल्पसंख्यक हमारे पर्टिकुलर क्षेत्र के आधार पर नहीं है, पूरे देश के आधार पे है। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य में जिस भाषा के लोग ज़्यादा रहते हो और जिस लिपि के जो लोग ज़्यादा रहते हो उसको उनके आधार पर यानी कि उनको जो कम भाषा वाले लोग रह रहे हैं उनको उनका अधिकार ना दिया जाए, उन पे अत्याचार किया जाए, ये नहीं हो सकता। ये करे तो ये अनुच्छेद 29 हमारा इसका प्रावधान करता है कि हम उसका मूल अधिकार प्राप्त कर सकते हैं इसका। और अनुच्छेद 29(2) में लिया हुआ है यानी शिक्षा धर्म के बारे में है, यानी अपनी शिक्षा को बचाने, यानी हम देखते हैं कहीं विद्यालय महाविद्यालय हो, वहाँ प्रवेश के लिए यानी हम प्रवेश के लिए जाते हैं, वहाँ हमें प्रवेश से वंचित कर दिया जाए, यानी कि यहाँ कहा जाए कि आप अल्पसंख्यक यानी वहाँ मुस्लिम है तो हिंदू को प्रवेश नहीं देंगे, मुस्लिम हिंदू ज़्यादा है तो ऐसे कहेंगे मुस्लिमों को प्रवेश नहीं देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि भाषा व लिपि के आधार पर उनको, संस्कृति के आधार पर इनको वंचित नहीं करा जा सकता। सरकारी विद्यालय पे होता है, लागू होता है। लेकिन अगर प्राइवेट संस्था है जो कि अपने अलग से यानी वो जैसे कि प्राइवेट संस्था है, जैसे कि उसमें कोई प्रावधान रखा गया हो, प्राइवेट पे कोई लागू नहीं होता, जैसे उसमें प्रावधान यानी इतने % वालों को यहाँ प्रवेश दिया जाएगा, यानी 75% के ऊपर वालों को प्रवेश दिया जाएगा, 75% से नीचे वाला कोई भी व्यक्ति है यानी कोई भी समाज से हो उसको नहीं दिया जाएगा। तो ये प्रावधान यानी लिखा हुआ है, ये नहीं कर सकते, तो उसमें कोई प्रावधान नहीं है। तो ये हमारा अनुच्छेद 29 था। और अनुच्छेद 30 में लिखा हुआ है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, यानी हमारी शिक्षा संस्थाओं की, यानी कि कोई भी हम स्कूल खोलें तो हमें रोज़गार के लिए हमारे स्कूल खोल रहे हैं, वहाँ शिक्षा दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि मैं जम्मू कश्मीर में जाऊँ और वहाँ मुस्लिम ज़्यादा है और मैं हिंदू हूँ तो वो मुझे वहाँ शिक्षण संस्थान खोल लेना दे, यानी मुझे धर्म के आधार कि आप हिंदू हो, मैं मुस्लिमों को हिंदू शिक्षा दोगी ना, इसे शिक्षा के आधार ऐसे वो मना नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद 30 में दिया हुआ है। तो हमने देखा अनुच्छेद 29 व 29 अल्पसंख्यक हितों के बारे में, और 29(2) में लिखा शिक्षा के बारे में, यानी धर्म के लिपि के आधार पर शिक्षा में प्रवेश वंचित नहीं कर सकते। और अनुच्छेद 30 में लिखा हुआ है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, यानी कि वहाँ महाविद्यालय यानी कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी हो वो खोल सकते हैं उसको, यानी कि वहाँ भाषा के आधार पर वंचित नहीं कर सकते। ये इसमें दिया हुआ है अनुच्छेद 29 व 30 में। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 31
जो कि हम देखते हैं कि हटा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन के तहत, वो 1978 उसके तहत ये हटा दिया गया था अनुच्छेद 31। और अनुच्छेद 31 को एक कानूनन प्रावधान रखा गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो कि 301 के तहत रख दिया गया है। उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को नष्ट कर दिया गया, यानी अनुच्छेद 31 समाप्त कर दिया गया संपत्ति के आधार संपत्ति के आधार पर। तो अब देखते हैं अनुच्छेद 32, जिसने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। वैसे तो आत्मा तो प्रस्तावना को कहा गया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा गया है, हृदय कहा गया है। तो देखते हैं कि अनुच्छेद 32 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखते हैं अनुच्छेद 32 अब आगे। अनुच्छेद 32 जो भीमराव अम्बेडकर ने उसको संविधान की आत्मा कहा है, BR अम्बेडकर ने। अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 5 प्रकार की रीट जारी करता है। हम देखते हैं मूल अधिकार, हमारा मूल अधिकार ही चल रहा है। मूल अधिकार का उल्लंघन, यानी ये हमारा अनुच्छेद 32 ही हमें मूल अधिकारों के बारे में बताता है। यानी अगर मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो ये अनुच्छेद 32 है, जो कि हमारा हमें इन अधिकारों के बारे में बताता है। तो मूल अधिकारों का उल्लंघन, अनुच्छेद 32 BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा का है। यानी अम्बेडकर जी ने सबसे मोस्ट आर्टिकल्स ये कहा है, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा का है। भीमराव अम्बेडकर जी ने हृदय, यानी हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो तो ये अनुच्छेद 32 हमारे अधिकारों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 32, और इसमें 5 प्रकार की रीट लगा सकते हैं, इसमें 5 प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रीट, रीट नहीं है, रीट है, रीट जारी कर सकता है, यानी हाई कोर्ट कर सकता है। तो 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है, जो कि 226 में है, आर्टिकल 226 में, अनुच्छेद 226 में है। ये 226 के तहत ये रीट लगा सकते हैं 5 प्रकार की हाईकोर्ट। 226 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 226 के तहत रीट जारी कर सकता है। प्रथम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को बंदी बना के ले जाया जाता है, तो उसे यानी उसे 24 घंटे के अंदर यहाँ प्रस्तुत करना होगा, अधिकारियों को प्रस्तुत करना होगा। 24 घंटे वो होते हैं जो रास्ते में, यानी कहीं गांव से बंदी बना के लेके आ रहे हैं,
तो रास्ते में जो टाइम लग रहा है वो टाइम नहीं गिना जाएगा, लेकिन वो टाइम नहीं गिना, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर यानी बंदी को प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्षित करो, ये कहा गया है। यानी व्यक्ति को प्रस्तुत करना, व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर प्रस्तुत करना, 24 घंटे के अंदर अंदर प्रस्तुत करना कि इसके आगे क्या कार्रवाई की जाए। यानी कि ये अधिकारी 24 घंटे से ज़्यादा इसको नहीं रख सकते। अधिकारी अगर रख सकते हैं तो इनको अवैध माना जाएगा अधिकारी को। अगर 24 घंटे से ज़्यादा अधिकारी रखते हैं, अगर 24 घंटे से ज़्यादा अधिकारी रखते हैं तो इन्हें अवैध माना जाएगा, इन्हें अधिकारी को अवैध मानी जाएगा, अधिकारी को अवैध माना जाएगा, अवैध माना जाएगा। न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना ही होगा, चाहे 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना ही होगा, न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। ये अनुच्छेद बंदी प्रत्यक्षीकरण कहता है। और हम देखते हैं अनुच्छेद 2 में दूसरी प्रकार की रीट है, जो कि परमादेश यानी आदेश से ऊपर, यानी परमादेश यानी इनके परमादेश कौन दे सकता है? बड़ा ही दे सकता है। जैसे कि हमारे परिवार में देखें तो हमारे दादाजी पापा को, यानी दादाजी दे सकते हैं आदेश की, या ना कि पापा, हमारे पिताजी दे सकते हैं। पिताजी ऐसे नहीं बोल सकते पापा को आदेश नहीं, यानी दादाजी दे सकते हैं। परमादेश यानी ये भी एक, यानी उच्च न्यायालय दे सकता है ये आदेश। तो परमादेश ये इम्पोर्टेंट है, परमादेश। परमादेश मैंडेमेंट्स, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मैंडेमस। हम आदेश देते हैं, यानी परमादेश हम आदेश देते हैं। बड़ा वाला छोटे वालों को आदेश देता है, यानी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को आदेश देता है, हाई कोर्ट देता है। उच्च आदेश, न्यायालय द्वारा व्यक्ति को यानी अधिकारी कोई सार्वजनिक, यानी कोई अधिकारी सार्वजनिक पालन नहीं कर रहा है, सार्वजनिक पालन नहीं कर रहा है, तो पालन नहीं कर रहा है तो न्यायालय आदेश दे सकता है। और राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध नहीं लागू है ये। राष्ट्रपति प्लस राज्यपाल के विरुद्ध नहीं है ये, राज्यपाल पे लागू नहीं है ये, पे लागू नहीं है, और सभी पे लागू है ये। कोई भी अधिकारी हो सभी पे लागू है, राष्ट्रपति और राज्यपाल पे लागू नहीं है। और अनुच्छेद 32 के 3 में है प्रतिषेध, यानी प्रतिषेध यानी मना करना, यानी रोकना। अनुच्छेद 32 के 3 में है प्रतिषेध, प्रतिषेध यानी मना करना, मना करना। यानी वरिष्ठ न्यायालय यानी उच्च न्यायालय द्वारा मना कह दिया तो मना नहीं कर सकते उनको,
यानी वशिष्ठ न्यायालय, वरिष्ठ न्यायालय द्वारा आदेश माना नहीं जा सकता। अगर करे तो सभी अधिकार है, सभी अधिकार है। अब चौथा देख लिया है, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण उत्प्रेषण है मंगवा लेना, यानी पूर्णतः सूचित करना। यानी अधीनस्थ न्यायालय मनवा सकता है। यानी अधीनस्थ न्यायालय ये बोल सकता है कि आप हमें इसको प्रस्तुत करो, मंगवा सकता है, यानी मंगवा सकता है। उनको ये अधिकार है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 34। तो अनुच्छेद 34 सेना के लिए है। जैसे कि सेना में मार्शल लॉ लागू होता है, तो मार्शल लॉ लागू होता है तो सेना के पास पूर्ण अधिकार है कि वो यहाँ तक कि व्यक्ति को मृत्युदंड भी दे सकता है। उस समय ये अधिकार समाप्त हो जाते हैं। यानी वो अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ यानी सेना के लिए है। अनुच्छेद 34 सेना के लिए है। अनुच्छेद 34 ये सेना के लिए है। जब मार्शल लॉ लागू होता है, जब मार्शल लॉ लागू होता है तब है ये सेना। यानी उस समय सेना को इतना भी अधिकार है कि यह मृत्युदंड भी दे सकता है, ये अधिकार है। ये पूर्णतः सेना के कोई समर्पित है। अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35 है, संसद को अधिकार है कि वो संसद शक्ति यानी वो बनाए रख सकती है। अनुच्छेद 35 संसद को है। अनुच्छेद 35 संसद को पूर्ण अधिकार है कि वो देश को बनाए रखने के लिए प्रावधान बना सकती है। तो हमने देखा कि
संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 से 30 और अनुच्छेद 29 व 30 हमने देख लिए थे। अल्पसंख्यक वर्ग और शिक्षा में यानी कि 29 में तो ऐसे था, अल्पसंख्यक वर्ग के जो भी है वो उनको हम वंचित नहीं कर सकते। और अनुच्छेद 30 में था हम शिक्षा के संस्थान खोल, अनुच्छेद 29 में तो था अल्पसंख्यक वर्ग से हम भाषा व लिपि के आधार पर से उनको अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। और अनुच्छेद 30 में था कि शिक्षा संबंधी संस्थान खोल सकते हैं, कोई भी विद्यालय महाविद्यालय कोई वो भाषा व क्षेत्र के आधार पे नहीं कहा जा सकता। हाँ, क्षेत्र के आधार पे अगर संसद अनुच्छेद 35 में लिखा हुआ है क्षेत्र के आधार संसद को पूर्ण अधिकार है क्षेत्र के आधार पर। जैसे कि हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्षेत्र हो, वहाँ क्षेत्र के कोई भी सरकार के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा हो उस पर हम रोक लगाए, ऐसा नहीं हो सकता, ये संसद को अधिकार है। अनुच्छेद 30 में तो अनुच्छेद 30 केवल भारतीयों के लिए, अनुच्छेद 30 यानी उसमें शिक्षण यानी शिक्षा के क्षेत्र में संस्थाओं के बारे में है। तो ऐसा तो नहीं है कि विदेश का आके हमें शिक्षा दे, वो संस्था खोल के अपनी शिक्षा दे, ऐसा तो नहीं है। तो ये अनुच्छेद 30 भारतीयों के लिए ही है। और अनुच्छेद 31 जो कि समाप्त कर दिया गया है 44 संविधान संशोधन के तहत 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार था। अनुच्छेद 31 जो वो अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है 301 के तहत, वो कानूनी अधिकार बना दिए गए, यानी अनुच्छेद 31 समाप्त कर दिया गया है इससे। और फिर हमने अनुच्छेद 32 देखा, तो अनुच्छेद 32 भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। वैसे संविधान की आत्मा हम देखें तो संविधान की आत्मा हम देखें तो भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा है, और जिसमें 5 प्रकार की रीट लगाई जा सकती है हाईकोर्ट द्वारा, और हाईकोर्ट रीट लगाता है अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट रीट लगाता है। और रीट 5 प्रकार की लगा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के आधार पर, यानी व्यक्ति को अगर बंदी बना लिया गया है तो उसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं प्रत्यक्ष करो, 24 घंटे के अंदर प्रत्यक्ष करो। अगर नहीं करेगा तो अधिकारी को दोषी माना जाएगा, अधिकारी को अवैध माना जाएगा, दोषी माना जाएगा उसको। हाँ, अगर ऐसा है कि कहीं दूर दराज गाँव में हो और वहाँ से लेके आने में 24 घंटे से यानी 2 दिन लग रहे हैं, 24 घंटे से ज़्यादा लग रहे हैं, तो वो काउंटिंग नहीं होगी। लेकिन अगर वो पास में ही है तो अधिकारी को ये रीट जारी करता है, हाईकोर्ट रीट जारी करता है कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करो कि आगे कौन सी सज़ा दी जाए। इसको 12 महीना रखा जाएगा, 6 महीना रखा जाएगा, 2 महीना रखा जाएगा, इसका कितना रखा जाए, ये अधिकार उनको हाईकोर्ट को है। और परमादेश यानी बड़ों का आदेश, यानी बड़ों का ही आदेश है, तो ये उच्च न्यायालय आदेश देता है कि उनका आदेश मना नहीं कर सकते, हम उसका आदेश को मना नहीं कर सकते। अधिकारी कोई भी हो उसका पालन कर सकते हैं। सार्वजनिक अधिकारी यानी कोई भी सरकार में जो भी कार्य कर रहा है अधिकारी है, वो इस आदेश को मना नहीं कर सकता। और राष्ट्रपति राज्यपाल पर यह लागू नहीं होता, राष्ट्रपति लागू नहीं होता। और अनुच्छेद 32(3) के तहत है प्रतिषेध यानी मना नहीं कर सकते कोई भी वरिष्ठ नागरिक, जो न्यायालय द्वारा मना नहीं कर सकता। और अनुच्छेद 32 में 4 में लिखा है उत्प्रेषण यानी पूर्णतः सूचित करना, अधीनस्थ न्यायालय मना नहीं कर सकता, आप हमें प्रस्तुत करो। यानी न्यायालय यह कहता है कि कोई भी है उसको यानी पूर्णतः मना नहीं कर सकते कि हम नहीं, उसको प्रस्तुत करना ही होगा, अधिकारियों को प्रस्तुत करना होगा न्यायालय में, ये अनुच्छेद 32(4) बोलता है। और फिर हमने अनुच्छेद 34 देखा, तो अनुच्छेद 34 पूर्णतः सेना को समर्पित है। यानी हम देखते हैं सेना में जो मार्शल लॉ लागू होता है, वो जैसे कि मार्शल लॉ लागू होता है, तो मार्शल लॉ के तहत यानी व्यक्ति कोई भी उस मार्शल लॉ के कानून के अपराध में जा रहा है तो उसको मृत्युदंड तक दे सकता है। ये सेना को पूर्ण अधिकार हो जाता है, मार्शल लॉ लगता है तब ये मार्शल लॉ के तहत ही मृत्युदंड भी दे सकता है। ये अनुच्छेद 34 में लिखा हुआ है। और अनुच्छेद 35 में लिखा हुआ है संसद को पूर्ण अधिकार है, यानी संसद को पूर्ण अधिकार है कानून बनाने का, पूर्ण कानून को मूलाधिकार के बारे में पूर्ण अधिकार है संसद को, अनुच्छेद 35 के तहत है। और वो संसद कानून का प्रावधान भी कर सकती है
कि कानून बना भी सकती है, ये संसद को अनुच्छेद 35 के तहत है। तो हमारा मूल अधिकार आज समाप्त हुआ। आगे हम देखेंगे नीति निर्देशक तत्व है। तो कैसी लगी हमारी क्लास बताना ज़रूर। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।